BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm। तो चलिए, तैयारी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, और अब हम पहुंच चुके हैं कि हम मेंस तक कैसे आए। मतलब अगर मैंने नोट्स बना लिए, मैंने सोच लिया कि मुझे MPPSC करना है, प्रीलिम्स भी चलिए क्रॉस हो गया और अब मेंस का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम कब होता है और कैसे इसकी तैयारी अलग होती है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से? मेंस का एग्जामिनेशन नॉर्मली प्रीलिम्स से 5 से 6 महीने बाद होता है। मतलब अगर आप ऐसा समझें कि अगर अप्रैल और मई के आसपास प्रीलिम्स होगा तो उसका रिजल्ट आने में लगभग 1 महीना लगता है और उसके बाद फिर लगभग 3.5 से 4 महीने मिलते हैं मेंस की तैयारी के लिए। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लगभग 5 से 6 महीने का गैप होता है। ये जो मेंस एग्जामिनेशन है ये प्रीलिम्स से एकदम अलग है। एक तो पैटर्न वाइज, क्योंकि प्रीलिम्स MCQ वाला होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको जो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना होता है। तो प्रीलिम्स जहां MCQ पैटर्न का होता है, वहीं मेंस एक डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वाला एग्जाम है जिसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा लाइक वाइज योर कॉलेज एग्जाम, और उसके आपको आंसर्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने होते हैं। मतलब आपको आंसर्स प्रॉपर्ली लिखने होते हैं। आपको एक आंसर शीट मिलती है जिसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं। तो एक तो एग्जाम का पैटर्न ही दोनों का अलग अलग है, वो MCQ है और ये रिटन एग्जाम है। दूसरा वो जो है, अगर हम पढ़ाई के हिसाब से देखें तो हमने जो पढ़ा है उसमें वो ये चेक करने के लिए है कि आपने सही पढ़ा है, आपको सही याद है या नहीं याद है। तो आपकी मेमोरी चेक करने के लिए, आपकी समझ को चेक करने के लिए आपका प्रीलिम्स होता है। मेंस इसको चेक करने के लिए कि आप जो समझे हैं उसे आप अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप उसे प्रॉपरली लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। तो अब लिखने के लिए एक आपको चीज़ें आपने पढ़ी हों, आपने पूरी पढ़ी हों, पूरी समझी हों, फिर आपको चीज़ें याद भी हों। और केवल याद होने से काम नहीं चलेगा कि आपको याद है और आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपको उस कंटेंट को उस हिसाब से मॉड्यूलेट करना आता है या नहीं आता है, उस वर्ड लिमिट के हिसाब से मॉड्यूलेट करना आता है या नहीं आता है। ये मेंस की परीक्षा है। तो मेंस की परीक्षा लीज दी जाती है कि आपको पता सब कुछ है, लेकिन आपसे जब जो पूछा जाए, जितने शब्दों में पूछा जाए, जिस डायरेक्शन में पूछा जाए, आप उस डायरेक्शन में उसे बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। बस इसकी परीक्षा मेंस है। सो MCQ से डायरेक्ट आंसर राइटिंग पे आना, और आंसर राइटिंग भी ये नहीं है कि पेपर भर रहे हैं सिर्फ। जहाँ तक मुझे पता है कुछ लिमिट होती है, वर्ड की भी लिमिट होती है 300 250। तो ऐसे ही तो हम नहीं, हमें आंसर भी लिखना है, सही आंसर लिखना है, और हम ऐसे स्टार्ट नहीं करते एज यू नो दैट, क्योंकि एज यू नो दैट में आपके 4 शब्द चले गए हैं। सो आंसर राइटिंग की अगर हम, आप जैसे आपने बताया मेंस का एग्जाम आंसर राइटिंग का होता है, तो उसकी कैसे प्रैक्टिस होती है, कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए और कब से स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, आंसर राइटिंग को लेकर के स्टूडेंट्स में बड़ा पागलपन होता है और बहुत बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री आंसर राइटिंग पर चलती है। बहुत सारे लोगों को लगता है आंसर राइटिंग कोई रॉकेट साइंस है, कोई बहुत अलग दुनिया है जो हमको पता नहीं है। इस कारण से लोग आंसर राइटिंग करने के लिए बचपन से ही, आजकल लोग 9th-10th से ही आंसर राइटिंग करने लगते हैं या बिना कुछ पढ़े आंसर राइटिंग चालू कर देते हैं। आंसर राइटिंग करना 2 पक्ष हैं इसमें। पहला पक्ष ये है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। विश्वास मानिए, आधे लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे एकदम डायरेक्ट नहीं होते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझना तब आएगा जब आप उस विषय को पढ़ चुके हों, उसे समझ चुके हों। तो आंसर राइटिंग करने से पहले विषय को अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला जो स्टेप है आंसर राइटिंग करने से पहले आंसर राइटिंग मत करिए जब तक आपने सारे विषय बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं लिए हैं। फिर जो दूसरी चीज़ होती है कि जो विषय दिया गया है उससे रिलेटेड आपको चीज़ें पता हैं तो आप उसे लिखना स्टार्ट करिए। अब आपसे कोई भी एक टॉपिक पे पूछा जाए तो आपको जो पता होगा आप सब कुछ बोल देंगे, लेकिन वो जो सब कुछ है वो क्या नहीं बोलना था और क्या बोलना था और उसे किस दिशा में बोलना चाहिए, इसे कहते हैं तीसरा पार्ट आंसर राइटिंग का। तो आंसर राइटिंग के लिए पहला इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको विषय की समझ अच्छी हो, विषय की जानकारी हो। तो पहले तो वो कर लीजिए, उसके बाद आंसर राइटिंग करना शुरू करिए। दूसरा है कि आपको जो पता है आप उसे एक्सप्रेस करने का डर आपके अंदर से निकल जाए। उसके लिए नॉर्मली लोग स्पॉन्टेनियस राइटिंग करते हैं। स्पॉन्टेनियस राइटिंग का मतलब ये होता है कि कई बार किसी को बोल दिया अच्छा चलो एक काम करो, तुम अपने पसंदीदा किसी बॉलीवुड एक्टर के बारे में लिखो, या चलो तुम लिखो कि तुम्हारे लिए देशभक्ति का क्या मतलब है। तो ये जो स्पॉन्टेनिटी होती है, ये स्पॉन्टेनिटी दिखाती है कि आप जो पता है, आप जो जानते हैं, उसे लिखने के लिए आप कितने कम डरते हैं, कितने डायरेक्ट हैं। आपके दिमाग में जो है आप उसे कागज पे उतार पाते हैं या नहीं उतार पाते हैं। विश्वास मानिए, ये सबसे बड़ी कमी है लोगों में।
जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो फील करते हैं, उसे एग्जैक्टली कागज़ पे नहीं उतार पाते। ये दूसरा लेवल है आंसर राइटिंग का। तीसरा लेवल है आंसर राइटिंग का कि आपने जो बोला है, जो आपने लिखा है, इसमें से क्या बोलना था, क्या नहीं बोलना था, वो आप समझ जाइए। तो वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आता है कि उत्तर तो मुझे पता है, मैं लिख दूंगी, पर उसमें से ये चीज़ नहीं लिखनी थी, ये लिखनी थी, इसको इस डायरेक्शन से शुरू करना था और यहाँ इसको कंक्लूड करना था। तो आंसर राइटिंग जो स्टूडेंट समझते हैं वो तीसरे वाली चीज़ को समझते हैं। ये तीसरी वाली चीज़ तब आती है जब आप सबसे पहले सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आपको सब्जेक्ट का अच्छे से नॉलेज हो गया तो फिर दूसरा पार्ट आता है। आपको जिस दिन से आप थोड़ा सा सोच समझ आप में डेवलप हो, आप कॉलेज में, स्कूल में हैं, आप स्पॉन्टेनियस किसी चीज़ पर बोलना और लिखना शुरू कर दीजिए। कुछ भी चीज़, अपने आसपास की किसी भी चीज़, जस्ट ये देखिए कि 2 मिनट में मुझे इसके बारे में लिखना है, तुरंत लिखिए। अगर आप जैसा सोचते हैं, जैसा समझते हैं, उसे एज इट इज कागज पर उतार पाते हैं तो आपके आंसर राइटिंग की सबसे बड़ी जंग आपने जीत ली। फिर तीसरी बहुत सारी स्मार्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, वो आपसे क्रिटिकल रिव्यू मांग रहा है, वो आपसे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, वो क्या करने के लिए कह रहा है, वो आपको समझना होता है। फिर क्वेश्चन में क्या पहले लिखें, क्या बाद में लिखें, इसकी स्मार्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो स्मार्ट प्रैक्टिसेस आखिरी स्टेज है जिसकी प्रैक्टिस अगर आप परीक्षा के लगभग 2-3 महीने पहले भी करेंगे तो बहुत आसानी से आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। सर एक एग्जाम्पल अगर आप दें कि ये क्वेश्चन जैसे आया कि व्हाट इज अ माइक फॉर एग्जाम्पल, तो ये मतलब क्वेश्चन जैसे आपने बोला डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस के एग्जाम में? देखिए, मेंस की परीक्षा में हालांकि एमपीपीएससी को अभी भी बहुत बेसिक परीक्षा माना जाता है, तो एमपीपीएससी में कुछ क्वेश्चंस अब थोड़ा मॉड्यूलेट होने लगे हैं। और अगर वो मॉड्यूलेट होने लगे हैं तो फिर वो ये कह सकते हैं कि जैसे भारत में जो गिरता हुआ हेल्थ कंडीशन है, इसमें हमें जो हम मुफ्त में लोगों का इलाज कराते हैं, तो हमें वो मुफ्त में इलाज कराने की बजाय लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल जीने में मदद करनी चाहिए। या फिर हम आजकल बहुत स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ से ज़्यादा हमें स्मार्ट विलेजेस की ज़रूरत है। या फिर ये कि हमें गर्मियों में वाटर सप्लाईज़ के लिए इतना सारा इंतज़ाम करने से अच्छा है कि हमने बाहर बहुत सारे हमको तालाब बनाने पड़ते हैं, वाटर रिजर्वायर बनाने पड़ते हैं। क्या हम बाहर वाटर रिजर्वायर बनाने की बजाय क्या हर घर में हम वाटर हार्वेस्टिंग शुरू ना करें? तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपकी ओपिनियन मांगे जाते हैं, जिसमें आपसे कहा जाता है कि इन दोनों चीज़ों के बीच में कंपेयर करिए। तो केवल नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, उस नॉलेज के साथ खेलना भी आपको आना चाहिए, उसे एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। वो ये पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हम आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए जो कर्ज लेते जा रहे हैं, ये कर्ज कहीं ना कहीं इस पे बढ़ता हुआ ब्याज कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के हमारी आर्थिक गतिविधियों को कमजोर कर दे। तो अब इस पर आपको एक ओपिनियन बनाना है, आपको 2 में से एक रास्ता चुनना है, आपको एक बीच का रास्ता, एक मिडिल पाथ चुनना है। ये क्वेश्चन होते हैं जिसका उत्तर आपको देना होता है, और वो भी लिमिटेड वर्ड्स में देना होता है। मतलब ये नहीं है कि जी 200, 300, 400। अच्छा सर, और जैसे कि हमने अभी आपने इसके पहले हमने जब प्रीलिम्स की बात की थी तो आपने बताया उसके नोट्स कैसे बनाए, तो मेंस में तो हम आंसर राइटिंग ही कर रहे हैं और लिमिटेड क्या, तो उसके नोट्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, मेंस के नोट्स थोड़े अलग तरीके से इसलिए बनाने होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जब आप टॉपिक के नोट्स बनाते हैं, जब आप शुरुआती नोट्स बनाते हैं, जब आपने तैयारी शुरू की थी, तो वहाँ पे आप पूरे टॉपिक को कम्प्लीटली लिखते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक आपने समझ लिया, अब उस टॉपिक से जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें वो टॉपिक कम्प्लीटली समझ में आ जाना चाहिए। उसके बेसिक्स हमको पता हो, उसकी डिटेलिंग हमें पता हो, उसका करंट सिनेरियो हमें पता हो। करंट सिनेरियो मतलब पिछले 4-5 साल में उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो जब हम पहले राउंड के नोट्स बना रहे हैं उसमें ये सारे डिटेल होंगे, उसके बेसिक्स अच्छे से लिखे होंगे, उसकी डिटेलिंग बहुत अच्छे से लिखी होगी, उसका कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट लिखा होगा। अब आपको देखना है कि उसमें कितने डायमेंशन है जिसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितने तरह से उसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको वो सारे क्वेश्चंस पहले से प्रेडिक्ट करना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, और जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसका आंसर आपके पास पूरी फुर्सत है कि आप बढ़िया से आंसर ढूंढिए कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपन ऐसे इंट्रोडक्शन देंगे, अपन ये वाली चीज़ डालेंगे, 10 किताबें पढ़िए, रिसर्च करिए और आप दुनिया से बेहतरीन आंसर बना लीजिए। वो जो आंसर आपने बनाया है उसे आप पूरा आंसर मत लिखिए नोट्स में, केवल सिनॉप्सिस पॉइंट लिख लीजिए कि अगर उन्होंने पूछा कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, या हमारे रिवर्स हैं उनको हमें रिजुमिनेट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने 10 आइडियाज़ लिखे, 10 आइडिया बस सिनॉप्सिस लिख लीजिए। पॉइंट 1 ये लिखेंगे, पॉइंट 2 लिखेंगे, पॉइंट 3 लिखेंगे, और फिर
जो एक एक पॉइंट है उसे कभी भी रेंडमली लिख करके इलॉबरेट करने की प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर ये पॉइंट इलॉबरेट करेंगे तो कैसे इलॉबरेट करेंगे। मेंस के नोट्स पूरे नोट्स नहीं बनाए जाते क्योंकि आप पूरा याद ही नहीं कर सकते, इतनी कैपेसिटी नहीं है आपकी ब्रेन की कि आप पूरे उत्तर, एक तो आप पूरे क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर जाएं कि वही क्वेश्चन आए, फिर उनके पूरे उत्तर आप डिटेल में लिख के रट आएं और वो रटा हुआ क्वेश्चन वहां लिख आएं, ये संभव नहीं है। तो आप क्वेश्चन प्रेडिक्ट करिए, क्वेश्चन के प्रेडिक्ट आप कर लीजिए, क्वेश्चन का प्रेडिक्शन कर लीजिए। आजकल लोग टॉपिकल नोट्स बना लेते हैं कि भैया ये टॉपिक के नोट्स बना लो तो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसमें ये डालाएंगे, पर ये अप्रोच ठीक नहीं है। लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बना लेते हैं, उसके बजाय मैं कहूँगा हर टॉपिक के पॉसिबल डायमेंशनल नोट्स बनाइए। डायमेंशनल नोट्स की ये डायमेंशन भी क्वेश्चन हो सकता है, ये डायमेंशन भी क्वेश्चन हो सकता है, तो डायमेंशनल नोट क्रिएट करिए। फिर उसके आंसर्स दुनिया के सबसे बेहतरीन आंसर होना चाहिए, बहुत रिसर्च करिए, स्टैंडर्ड किताबें पढ़ करके रिसर्च करिए और उसके बहुत अच्छे टाइप के ऐसे पॉइंट निकाल लीजिए जो दूसरे के पास नहीं है। उनको एक सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए ताकि उनमें यूनिटी ऑफ कंटेंट दिखे, एक सीक्वेंस ऑफ कंटेंट दिखे, एक इवोल्यूशन ऑफ कंटेंट दिखे। जब आपने उसे लिख लिया, उसे सिनॉप्सिस टाइप लिख लीजिए और उसके बाद वो सिनॉप्सिस को कभी भी रैंडमली ये चेक कर लीजिए कि आप उस सिनॉप्सिस को डेवलप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो लिखने की प्रैक्टिस, सिनॉप्सिस हो गया आपका वो चीज़ जो आपको याद रखनी है, ताकि वहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप उस समय आप पॉइंट कलेक्ट नहीं कर सकते। पॉइंट कलेक्ट करेंगे तो आप एवरेज आंसर लिख के आएंगे, और अगर आपको पॉइंटर्स याद होंगे तो आप उसे वहाँ पे इलॉबरेट कर सकते हैं। तो मेंस के नोट्स हमेशा क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चंस, और पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं हर टॉपिक के पॉसिबल डायमेंशंस, तो वो डायमेंशनल नोट्स होते हैं और सिनॉप्सिस नोट्स होते हैं जो मेंस के नोट्स होते हैं। तो यानी कि ये प्रीलिम्स के नोट से काफी अलग होते हैं। ऑफ कोर्स, प्रीलिम्स से भी और उससे पहले सब्जेक्ट के नोट से भी। एमपीपीएससी की तैयारी के 3 लेवल हैं, आपको पहले सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर उन्हीं सब्जेक्ट को प्री के हिसाब से तैयार करना है, फिर उन्हीं सब्जेक्ट को मेंस के हिसाब से तैयार करना है। सर ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में कई समय से है कि मेंस का जो एग्जाम है वो कौन से मीडियम में आता है, इंग्लिश, हिंदी? मेंस में भी आप मीडियम चुन सकते हैं कि आप किस मीडियम में देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। लेकिन मध्य प्रदेश चूंकि एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, यहाँ आपको मध्य प्रदेश सरकार में काम करना है। अगर आप एमपीपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मध्य प्रदेश सरकार में काम करना है। और मध्य प्रदेश सरकार एक तो सरकार के स्तर पे हिंदी में काम करती है और जनता के स्तर पे जिनके साथ आपको काम करना है वो भी हिंदी बोलते हैं। इसलिए भले आपने पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में की है, भले आपका इंग्लिश मीडियम है परीक्षा का, लेकिन आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपको कुछ पेपर हिंदी में कंपल्सरली देने होते हैं और वो स्कोरिंग पेपर है। आपको हिंदी मीडियम से बेटर मार्क्स लाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर मेंस में जैसे जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पेपर है, जो सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं, वो आप अपने मीडियम में दे सकते हैं। आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में दीजिए, हिंदी वाले हिंदी में दीजिए, 2 ही मीडियम यहाँ अलाउड होते हैं। लेकिन जो 5वां और 6वां पेपर है जो कि हिंदी लैंग्वेज का है और निबंध का पेपर है, ये दोनों आपको हिंदी में ही देने हैं, भले आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, और उसका स्कोर कैलकुलेट होता है। इम्पोर्टेंट पेपर्स। यस। सो क्या इंग्लिश मीडियम वालों को कुछ प्रॉब्लम आती है? ऑनेस्टली आती है, इसे थोड़ा अच्छे से समझें। देखिए, सब्जेक्ट्स तो आप अपने मीडियम में पढ़ लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं। हमारे जो जनरली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं उनमें हम हिंदी को 10th 12th के बाद छोड़ देते हैं, और 10th 12th में भी हम जनरली कोर वाली हिंदी ले लेते हैं, जो बहुत आसान वाली हिंदी होती है, इलेक्टिव हिंदी पढ़ के नहीं आते हैं। और यहाँ जो हिंदी का पेपर होता है इलेक्टिव हिंदी से भी ऊपर के लेवल का होता है। इस कारण से मैं ये कहूँगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपको 2 काम बहुत अच्छे से करना चाहिए। हिंदी पढ़ने की आदत डाल लेना चाहिए, क्योंकि आप हिंदी का अखबार जरूर पढ़िए। हिंदी अखबार पढ़ेंगे तो हिंदी की डिक्शन, हिंदी की वोकैब, आपकी हिंदी में आपको निबंध लिखना है, वो भी हिंदी मीडियम से अच्छा, तभी आपको सिलेक्शन मिल रहा है। तो आपको एक तो हिंदी पढ़ने की आदत डेली, अगर आप एमपीपीएससी देना चाहते हैं तो डेली हिंदी अखबार पढ़िए, तो आपकी हिंदी थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। और डेली हिंदी में कम से कम 1 पैराग्राफ जरूर लिखें। स्पॉन्टेनियस हिंदी राइटिंग करिए। स्पॉन्टेनियस हिंदी राइटिंग बहुत दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बोलते तो सब हिंदी ही है, बस उसे हमने पढ़ने और लिखने की लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किया है। तो आप अपनी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ना और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लिखने की आदत नहीं होगी, आपको 2-2 निबंध लिखने पड़ते हैं, आप नहीं लिख पाएंगे। और यहाँ रट के निबंध नहीं लिखे जा सकते। जो टॉपिक मिलते हैं वो टॉपिक ऐसे होते हैं कि उन पर स्पॉन्टेनियस ही लिखना पड़ता है। तो इंग्लिश मीडियम को दिक्कत होगी अगर वो हिंदी को उसी दृष्टि से देखेगा, हे दृष्टि से, कि वो अच्छी लैंग्वेज नहीं है, तो वो लैंग्वेज उनको बाहर कर देगी। यहाँ पर 300 नंबर हैं, जिसमें आपको ये जो 300 नंबर का पेपर है, इन 300 नंबर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हिंदी पहले दिन से, एमपीपीएससी डिसाइड किया तो हिंदी पढ़ना शुरू करिए, हिंदी लिखना शुरू करिए। सर, तो जैसे आपने कहा 300 नंबर का पेपर है, और इसके कितने आवर्स रहते हैं और कैसे क्या पैटर्न रहता है? एक ही दिन में सारे जी, एक दिन में एक पेपर होता है, और
पेपर 1 300 नंबर का होता है, पेपर 2 300 नंबर का होता है, पेपर 3 300 नंबर का होता है। पेपर 1 जो होता है उसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, इतिहास और भूगोल पूछा जाता है। वो भी आंसर्स में लिखना अच्छा, है। आंसर्स अब आंसर्स में आ गए जी, पूरा मेंस हर आंसर्स चीज़ में होता आंसर्स है। में। पूरा मेंस, तो पूरे मेंस में 6 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है उसमें इतिहास होता है, जिसमें भारत का इतिहास है और मध्य प्रदेश का इतिहास है। और उसके साथ साथ उसमें भूगोल होता है, जिसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल मतलब ज्योग्राफी, और उसके साथ साथ एमपी की ज्योग्राफी होती है, और उसके साथ साथ थोड़ी सी सोसाइटी का सेक्शन भी होता है। उसके बाद पेपर 2 जो होता है, और ये पेपर जो है 3 घंटे का 300 क्वेश्चन का पेपर होता है। ठीक है, एक पेपर जी, एक पेपर, और इसमें 10 यूनिट होती हैं, 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन 150 क्वेश्चन का, दूसरा सेक्शन 150 क्वेश्चन का और होता है। कितना मार्क्स मतलब क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स? देखिए, इसको अगर कुछ ऐसा मान लीजिए कि अगर आप लगभग 65 to 70% मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आता है, अदरवाइज नहीं आता है। ओके, तो इसमें अच्छे हर सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट्स में। ओहो। पेपर 2 जो होता है वो पॉलिटी और इकोनॉमी का सेक्शन होता है। पेपर 3 जो होता है वो प्योरली साइंस का है। ये साइंस बहुत ज़्यादा यहाँ पूछी जाती है, इसलिए अगेन ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए यहाँ बड़ी दिक्कत है। और यहाँ की साइंस इंजीनियर से नहीं बनती है, तो यहाँ की साइंस बेसिक साइंस बहुत होती है। इसमें बेसिक साइंस भी है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बिल्कुल बेसिक लेवल पे पढ़ना है। इसमें मैथ्स भी आती है। इसमें सेक्शन जो है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का सेक्शन भी है, एनवायरनमेंट का सेक्शन भी है। तो ये जो पेपर 3 है ये प्योरली साइंस का पेपर है। पेपर 3 साइंस, पेपर 2 पॉलिटी और इकोनॉमी, पेपर 1 ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पेपर 4 इथिक्स का पेपर होता है। थोड़ा अलग तरह का एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड की कुछ केस स्टडीज आती हैं, कुछ थ्योरीज पूछी जाती हैं, ऑनेस्टी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो 200 क्वेश्चन का होता है, मतलब 200 मार्क्स का होता है। तो पहला वाला 300, दूसरा वाला 300, तीसरे वाला 300, चौथा वाला 200 का होता है, पांचवा वाला भी 200 का होता है जो हिंदी का होता है, और छठवां वाला 100 नंबर का होता है। तो इस तरीके से ये टोटल आपका मेंस होता है। और मेंस के बाद फिर आप अगर ठीक ठाक स्कोर करते हैं 65 to 70% तो आपको इंटरव्यू कॉल आता है। 65 to 70% आपको स्कोर करना है इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए, जो कि लास्ट जिसे कहते हैं लेवल है MPPSC का। सर, तो इस पार्ट में हमने मेंस के बारे में, तैयारी के बारे में तो जाना ही, पर इस पार्ट का लास्ट सवाल वो मेरा सेम सवाल रहेगा कि कैसे अप्रोच एक व्यक्ति की, एक स्टूडेंट की जो मेंस तक, मतलब प्री क्रॉस करके यहाँ मेंस तक आ चुका है, तो कैसे अप्रोच डिफरेंट रहेगी। और बहुत सारे लोग क्योंकि इतने समय से तैयारी कर रहे हैं तो प्री एग्ज़ाम, प्रीलिम्स का उनका पास हो जाते हैं, पर मेंस में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, या लिखने में जैसे कि हमने बात की कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से अटेम्प्ट उनका वो फेल हो रहे हैं या बार बार ट्राई कर रहे हैं पर नहीं निकल। उनके लिए क्या मैसेज है और कैसे एक स्टूडेंट को मेंस के एग्ज़ाम में अलग अप्रोच या अलग तरीके से तैयारी करनी चाहिए उसे क्वालिफाई करने के लिए? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है और मेंस को लोग कम से कम पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके देने वाली परीक्षा समझने लगे हैं। लोगों को लगता है कि मेंस प्रैक्टिस की परीक्षा है, कि जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जो जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज देगा, उसका मेंस उतनी ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। पर विश्वास मानिए, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप आजकल क्या है कि लिखने की जो स्मार्ट प्रैक्टिसेस हैं, देखिए 3 तरह की प्रॉब्लम होती हैं। बच्चों को शुरू में क्या लगता था, शुरू में जब मेंस का अभी 2-3 साल पहले क्या था, बहुत बड़ा पेपर होता था, तो उस समय ये होता था कि कोई पेपर ही नहीं पूरा कंप्लीट कर पा रहा है, तो स्पीड बढ़ाना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो जो लोग टेस्ट सीरीज बहुत सारी देते थे उनकी स्पीड अच्छी हो जाती थी, इस कारण से वो लोग आसानी से सेलेक्ट हो जाते थे। फिर अब क्या हुआ कि पेपर छोटा कर दिया इन्होंने, अब आसानी से हर कोई अपना पेपर सॉल्व कर लेता है क्योंकि इतना वक्त आपको मिल जाता है आसानी से। अच्छा। तो अब टाइम का इशू है ही नहीं है मेंस में, अब हर आदमी मेंस लिख सकता है, किसी का पेपर नहीं छूटता है, टाइम किसी को कम नहीं पड़ता है। तो अब स्पीड की जरूरत है नहीं है, अब दूसरी जरूरत होती है कि कौन कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। तो प्रेजेंट करने के चक्कर में आपको आश्चर्य होगा, पिछले 3-4 साल में जो आपका हिस्ट्री का पेपर था ना, वो मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक का पेपर दिखता था, डायग्राम का, पेंटिंग का, ड्राइंग का पेपर दिखता था। इतने ग्राफ, इतने चार्ट, इतनी टेबल डाल देते थे कि उसमें कंटेंट दिखता ही नहीं था। कलरफुल, एकदम सुंदर बनाने के लिए उसको। कलरफुल नहीं, मतलब कलर तो यूज नहीं कर सकते, पर इतने सारे डायग्राम, इतने सारे चार्ट बना देते थे। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि कंटेंट है ही नहीं है, लोग बस ग्राफ, चार्ट ये सब डाल करके आंसर उसको इतना रंगीन, इतना वो बना देते थे। तो पीएससी ने इस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अब नए तरीके का एग्जाम पैटर्न डेवलप किया। अब नए तरीके का एग्जाम पैटर्न ये है कि पहला क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, एंड यू विल बी गिवन 3 लाइंस टू आंसर दैट। ओनली 3 लाइंस? ओनली 3 लाइंस। आप मैक्सिमम 2 से 3 लाइनों में
आपको अपना उत्तर लिखना है, उसके आगे क्वेश्चन लिखा है अगला। अच्छा, उन्हें तो आपके पेपर पास शीट ही पेपर शीट ही ऐसी बनाई कि उसी में आंसर लिखना है। तो अब आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस ही नहीं है, तो आप अपनी ड्राइंग बना ही नहीं सकते उधर। और पूरी राइटिंग प्रैक्टिस, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री ड्राइंग प्रैक्टिस ही करा रही है। सब लोग ड्राइंग कराते हैं, ये इसको ऐसे लिखो, इसको इस तरीके से लिखो, इस तरीके से लिखो। तो बच्चा या तो स्पीड मेंटेन करने में लगा है, जो अब बचा ही नहीं बचा है, या फिर वो ड्राइंग सीख रहा है ताकि उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से। किसी भी स्टूडेंट ने कंटेंट पर काम नहीं किया और अब केवल कंटेंट राज कर रहा है। अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आया है और आपको 10 लाइनें मिल रही हैं, अब 10 लाइनों में आपको ऐसा लिखना है जैसे आपको 5 में से 5 पूरे मिले। तो जो जितना ज्यादा नया कंटेंट लिखता है, क्योंकि ड्राइंग का तो स्कोप ही नहीं हुआ, तो जो जितना ज्यादा नए पॉइंट लिखेगा, नया कंटेंट लिखेगा, वो अब राज करता है। तो एमपीपीएससी में एक चीज है कि लोगों ने कंटेंट को सबसे कम वैल्यू दी, मतलब नॉलेज को सबसे कम वैल्यू दी, और राइटिंग और प्रेजेंटेशन को ज़्यादा वैल्यू दी। इसलिए ज़्यादातर लोग जो पिछले 2-3 साल में फेल हुए हैं, वो केवल इसी कारण से फेल हुए हैं। वो नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। अब जब आपके पास बाकी स्कोप नहीं बचा, तो आपको बढ़त दिलाएगा आपका कंटेंट, और आपका कंटेंट तब बढ़त दिलाएगा जब आप कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो दूसरे के पास नहीं है। तो अब आपको स्टैंडर्ड किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। अब ऊपर से मेंस नहीं हो सकता, आपको हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड के कॉलेज लेवल की रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत है। ये पहली गलती लोग कर रहे हैं। दूसरी गलती जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, एक्चुअली एमपीपीएससी ने करंट अफेयर्स का अंडरपिनिंग बहुत कर दी। इतना करंट अफेयर्स आने लगा है, इतना करंट अफेयर्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया है कि हम क्या करते हैं कि हम अपने नोट्स जो हमने हड़प्पा काल में बनाए थे, मतलब 10 साल पहले नोट्स बनाए थे, हम वही रट के जा रहे हैं, जबकि कल जो बदला है वो मेंस के क्वेश्चन में दिख जाता है। कोविड के टाइम पर लोगों के साथ जिस तरह का हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, हमारे पास जो 2-3 तरीके से हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो क्वेश्चन में पूछा गया, जबकि कोविड के बीच में पेपर हो रहा है। तो जो चीजें हमारे आसपास बदल रही हैं, वो आपके अगर किसी मेंस के टॉपिक से जुड़ी हुई हैं, तो उसको आप पढ़ के जाइए, क्योंकि उसका करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और बच्चे स्टैटिक पढ़ रहे हैं। पहली बात, कंटेंट ही नहीं पढ़ रहे। दूसरा, स्टैटिक कंटेंट पढ़ रहे हैं, अपने 4 साल 5 साल पुराने नोट्स ही बार बार रट रहे हैं, नया कुछ नहीं बना रहे हैं। जबकि अब पेपर में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आने लगा है। और तीसरा, अब एमपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस की संख्या बहुत बढ़ गई है जिन क्वेश्चंस में आप रट के कुछ नहीं जा सकते, जिसमें कुछ ऐसा डायमेंशन पूछ लिया जाता है जो आपको तुरंत सोच के लिखना है। तो पहले एमपीपीएससी मेंस में ये माना जाता था कि आप उत्तर रट लो, वहां जाके लिखाना। अब रटने वाला सेक्शन खत्म होता जा रहा है। अब आपको लिखने की क्षमता होनी चाहिए, आपकी लिखने की स्किल होनी चाहिए, आपको हर विषय का नॉलेज होना चाहिए, और आपसे किसी भी तरीके से कैसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, आप स्पॉन्टेनिटी में उसे लिख पाएं। तो लोगों को अपने मन से सोच समझ के लिखने की आदत नहीं होती। एमपीपीएससी मेंस की तैयारी आज भी हर कोई रट के कर रहा है, ये सबसे बड़ी गलती है। तो लोग एक तो रट रहे हैं, लिखने की स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो ऐसा क्वेश्चन आ गया जो उन्हें नहीं रटा है, वो उसमें वो बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, करंट अफेयर्स बहुत आ रहा है, और करंट अफेयर्स के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, इस कारण से उनसे वो नहीं बनता ही नहीं है। तीसरा, जिनके पास सब्जेक्ट का अच्छा डेप्थ में नॉलेज नहीं है, वो लोग कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो उन्हें सुने ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ऊपर सब्जेक्ट पढ़ रखा है। पिछले 2 साल से पेपर 3 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बहुत बेसिक हैं, लेकिन उन्होंने बेसिक पढ़े ही नहीं, ऊपर किताब पढ़े, अपने नोट्स पढ़ करके जाते हैं, इस कारण से उनके वो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो ये 3 सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। और अगर मेंस क्वालिफाई करना है तो मेरी बहुत अच्छी सलाह ये होगी कि नंबर 1, सिलेबस के एक लाइन को उठाइए। सिलेबस में जो एक टॉपिक लिखा हुआ है उसे उठाइए और उसे 0 से बिल्कुल बेसिक से लेकर के उसके मैक्सिमम डिटेलिंग तक आप उसके नोट्स बनाइए, मैक्सिमम डिटेलिंग तक, इंक्लूडिंग उसका जितना करंट अफेयर्स है उसको भी उसमें शामिल करिए। जब आपका ये पूरा सेक्शन बन जाए तो फिर उसके डायमेंशनल नोट्स क्रिएट करिए, और डायमेंशनल नोट्स के साथ साथ आप रैंडम स्पॉन्टेनियस राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। आप में वो क्षमता होना चाहिए कि अगर आपने वो क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी सुना है तो आप अपने पढ़े हुई चीजों में से कंटेंट निकाल करके और गिवन टाइम में जो समय दिया गया उसमें आप एक बेहतरीन आंसर अपने मन से लिख सकें। अगर आप में किसी प्रश्न का अपने मन से उत्तर लिखने की काबिलियत नहीं है तो अब आप एमपीपीएससी मेंस नहीं निकाल पाएंगे। राइटिंग प्रैक्टिस करके कुछ हासिल नहीं होगा। पहले कंटेंट मजबूत करिए, स्पॉन्टेनियस राइटिंग की आदत डालिए, उसके बाद डेकोरेशन करिए। वैसे डेकोरेशन का स्कोप अब खत्म हो चुका है। तो यानी कि अपना कंटेंट जो है उसे मजबूत बहुत एनरिच करिए। कंटेंट इज द किंग।
मेंस में कंटेंट इज द किंग। सो मेंस का कंटेंट इज द किंग, जो आज हमने Yes. इस पार्ट से जाना कि अगर आपको मेंस निकालना है, मेंस क्वालिफाई करना है, तो कंटेंट इज द किंग। और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छे लगे सर, आपने बताया कि पेपर से लाइंस ही हटा दी हैं। जी 3 लाइन में लिखना है तो 3 लाइन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो आई होप कि मेंस के एग्ज़ाम में आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे एग्ज़ाम लिखना है, सिर्फ सजाना नहीं है, वो हमें सर ने बताया। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पार्ट जिसे कहते हैं और जिसे लोग समझते हैं कि अब वो कैसा होगा, और बहुत कम लोग मुझे लगता है सर वहाँ तक पहुँच पाते हैं, दैट इज़ MPPSC का इंटरव्यू। तो लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज विल बी MPPSC में इंटरव्यू कैसे आप क्रैक करें। सो स्टे ट्यून फॉर द लास्ट पार्ट, इंटरव्यू। BSSS Rhythm.